A big hello to everyone and welcome to PW Only IS. In the previous session of this series, where we have discussed aspects related to climatology, जहां पे हमने वेदर पैटर्न्स और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से समझा। उसके साथ साथ हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स ह्यूमिडिटी से रिलेटेड भी पढ़े थे, उनका यूटिलाइजेशन होगा आज के इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि आज हम शुरू करने वाले हैं कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन से। इसमें सबसे पहले हम पुराने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करेंगे रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड देन वी विल मूव ऑन एंड विल डिस्कस अबाउट द वेरियस साइक्लोन्स। राइट, सो जब भी हमें कंडेंसेशन को पढ़ना है तब हमें आइडिया होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी आखिर क्या होता है। ह्यूमिडिटी को समझना बहुत जरूरी है। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट विद ह्यूमिडिटी। तो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर का प्रेजेंस कितना है। सो वाटर वेपर प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वही बताएगा ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट को। जब हम ह्यूमिडिटी पढ़ते हैं तो यहां पे हमें दो मेजर चीजों के बारे में ध्यान में रखना होता है। वो ये है, वन इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड सेकंड वन इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, मान लीजिए अगर कोई ये एक एयर पार्सल है जिसके अंदर 10 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर का प्रेजेंस है और इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 1 मीटर क्यूब, तो इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो बेसिकली व्हाट इट टेल्स अस, इट इज टेलिंग अस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट इज प्रेजेंट इन दी 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर पार्सल। सो ये एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो कि एब्सोल्यूट मैनर में हमें ये बताता है कि 1 मीटर क्यूब का अगर कोई एयर पार्सल है तो उसके अंदर कितने ग्राम वाटर वेपर का प्रेजेंस है, सिंपल एज दैट। तो ये हुआ एटमॉस्फेयर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब जब एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करते हैं तो जनरली इसका रिलेशन हम टेम्परेचर के साथ निकालने लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जनरली अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज कांस्टेंट विद द टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप खुद समझें, मुझे किसी ने बोला कि सर अगर आप इसकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा क्या, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। जब आप वाटर वेपर ऐड करने की कोशिश करेंगे तब वो कैसे ऐड होगा? सर पानी के इवेपोरेशन से। जब पानी का इवेपोरेशन होगा तो वाटर वेपर ऐड हो जाएगा, है ना। बट ऐसा है कि इवेपोरेशन किस पे निर्भर करता है? सर टेम्परेचर पे। तो आपने पानी का टेम्परेचर बढ़ाया, इवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर ऐड हो गया। बट क्या मैं ये कह सकता हूं अगर आप डेजर्टस रीजन में हैं, अगर आप रेगिस्तान में हैं, तो वहां पे आपको ऐसी चीजें, ऐसी अवस्थाएं महसूस नहीं होंगी, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से वहां पे वाटर वेपर का एडिशन नहीं हो सकता। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, दिस इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज कांस्टेंट विद टेम्परेचर चेंजेस। ये कांस्टेंट है टेम्परेचर चेंजेस के साथ। हम टेम्परेचर के साथ कोई एक पर्टिकुलर रिलेशन इसका नहीं निकाल सकते हैं। बट अगर हम इसके अंदर किसी भी माध्यम से, इवेपोरेशन के माध्यम से या किसी भी तरीके से वाटर वेपर ऐड कर दे तो वो बात अलग है। बट स्टिल हम ये वर्ड जरूर यूज करते हैं कि जनरली अगर हम देखें तो इट इज कांस्टेंट विद चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ चेंज अगर हो रहा है तो वो क्या है, उसको हमने समझना है। दैट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ ह्यूमिडिटी, जिसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब है कि अगर मान लीजिए आई हैव दिस वाटर वेपर, दिस एयर पार्सल, इस एयर पार्सल के अंदर मैंने बोला किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर का प्रेजेंस है। बट रिलेटिव कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें यहां पे जानना जरूरी है कि एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का मतलब है उस एयर पार्सल की एबिलिटी कितनी है कि वो मैक्सिमम वाटर वेपर को होल्ड कर सके किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। मतलब यह है कि उस एयर पार्सल के अंदर मैक्सिमम कितना वाटर वेपर आ सकता है, दैट इज बीइंग शोन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। कैपेसिटी की बात कर रहा है, एबिलिटी की बात कर रहा है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को उसके रिलेटिव ही देखा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंटू 100। मान लीजिए मेरे पास ये एयर पार्सल था, इस एयर पार्सल के अंदर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर 10 ग्राम पर मीटर क्यूब वाटर वेपर का प्रेजेंस है और इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है 20 ग्राम, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 10/20 इंटू 100, दैट इज 50%। ये कितनी होगी?
50% होगी। इसका मतलब यह है कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी उसका हाफ पार्ट में यहां पे किसका प्रेजेंस है, वाटर वेपर का प्रेजेंस है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और वॉल्यूम पे। अब यहां पे हमें समझना है कि जब हम तापमान को इंक्रीज करते हैं तब आप समझेंगे कि उस पर्टिकुलर एयर पार्सल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर वेपर को वाटर वेपर की फॉर्म में ही रखना चाहते हैं, उनको लिक्विड ड्रॉपलेट में नहीं कन्वर्ट होने देंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ मेरे दोस्तों कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी तापमान के इंक्रीज होने से इंक्रीज होगी तो आप देखें अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने से तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इट मींस रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप विद द टेम्परेचर। इसको मैं एक बहुत अच्छे डायग्राम से आपको समझा सकता हूं जो आप यहां पे देख रहे हैं। मान लीजिए मैंने कुछ सिनेरियोज लिए, इस सिनेरियो में टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम पर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज 5 ग्राम्स पर मीटर क्यूब एंड ह्यूमिडिटी कैपेसिटी में लेता हूं लेट्स से 10 ग्राम पर मीटर क्यूब। अगर मैं यहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालूंगा तो वो होगा 5/10 into 100 दैट इज 50%। फेयर इनफ। अब मैंने टेम्परेचर को थोड़ा डिक्रीज किया, टेम्परेचर जैसे ही डिक्रीज हुआ लेट्स से 20 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस, अब जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है वो तो कांस्टेंट है विद टेम्परेचर, तो वहां तो चेंज आया नहीं, तो ये तो 5 ग्राम्स ही रहेगी। बट ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या कम होती जाएगी? बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूं पहले मैंने 10 लिया था, अब मैं कितना ले रहा हूं, 7 ग्राम्स पर मीटर क्यूब, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 5/7 into 100, ये अराउंड 70% के आसपास आपको दिखाई दे गया। ठीक है, फिर आता है टेम्परेचर और कम हो गया, टेम्परेचर मैंने 5 डिग्री सेल्सियस कर दिया, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। इसका मतलब यह है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो सेम है और यहां पे अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी 5 ग्राम पर मीटर क्यूब हो गई तो इसका मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज नाउ 100%। सो विद दिस व्हाट वी कैन रियलाइज हियर इज जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है वैसे वैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी के 100% होने का मतलब यह है कि जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना ही वाटर वेपर उसके अंदर मौजूद है, मतलब वो एयर पार्सल अब कंप्लीटली क्या है, सैचुरेटेड है। वो एयर पार्सल कंप्लीटली क्या है, सैचुरेटेड है। सो ऐसा टेम्परेचर जिस पे एयर पार्सल का सैचुरेशन हो जाएगा उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट कहते हैं। अब एक बात बताओ, अगर वो वाटर वेपर से सैचुरेट हो गया तो मान लो मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर कम किया तो क्या अब उसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो वाटर वेपर है, वो वेपर की फॉर्म में रहेगा या लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा? सर वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लग जाएगा। उसका कारण क्या है, क्योंकि टेम्परेचर के कम होते ही जो वहां पे वेपर्स थी अब उनको होल्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है ही नहीं। कैपेसिटी का मतलब है कि वो एयर पार्सल वाटर को वेपर की फॉर्म में रखने की कितनी एबिलिटी रखता है। अब अगर उसकी एबिलिटी 100% अचीव हो चुकी है तो जैसे ही टेम्परेचर और कम होगा तो क्या अब उसकी एबिलिटी के बियॉन्ड हम जा रहे हैं? जी हां। इसका मतलब क्या, अब वहां पे कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो यहां पे जो वाटर वेपर होगा दैट विल स्टार्ट गेटिंग कंडेंस्ड, तो उनका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही उसका कंडेंसेशन हो जाएगा वैसे ही आप समझें जिस पॉइंट को, जिस टेम्परेचर को आपने बोला था जहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम किस नाम से जानते हैं, ड्यू पॉइंट। और ड्यू पॉइंट से जैसे ही थोड़ा सा सैचुरेटेड एयर से जैसे ही थोड़ा सा अपने सुपर सैचुरेशन की ओर बढ़ेंगे तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। बट यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि कंडेंसेशन के लिए हमें एक सरफेस की आवश्यकता होती है और वो सरफेस कौन आता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई आता है। यहां पे इससे समझें कि टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। जी हां, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इनवर्स रिलेशनशिप है। सैचुरेशन एंड ड्यू पॉइंट, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तो सैचुरेशन होता है और जिस टेम्परेचर पे होती है उसे हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। कूलिंग एज सैचुरेशन मेथड, जब जब टेम्परेचर कम हो रहा है तब तब हम सैचुरेशन की ओर अचीव कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। इस पिछले पूरे के पूरे प्रोसेस के अंदर हम क्या करते जा रहे हैं, कूलिंग करते जा रहे हैं और सैचुरेशन अचीव होता जा रहा है।
डेली फ्लक्चुएशंस भी हम देखते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उस हिसाब से रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखी जाती है। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जब आपने कंडेंसेशन देखा तब आपको मैंने पहले भी बताया था, वेपर से अगर आप लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं देन दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन। और इस कंडेंसेशन के प्रोसेस के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। और जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएंगे तब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, 100%। और जिस टेम्परेचर पे ये हो जाएगी उस टेम्परेचर को क्या बोला जाएगा, ड्यू पॉइंट। सो जैसे ही ड्यू पॉइंट से ऊपर आप जाएंगे क्या प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन विल बिगिन, यस, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और उस कंडेंसेशन के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना समझाने वाला हूं जिसे हम एडियाबेटिक और नॉन एडियाबेटिक के नाम से जानते हैं। आप देखें, एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें आप सिस्टम के बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां पे एक ग्लास ऑफ वाटर है, इस ग्लास ऑफ वाटर के साथ अगर मैंने इसको गर्म करने की कोशिश की और बाहर से बर्नर लगा दिया तो इसका पानी गर्म हो जाएगा, सो ऑब्वियस अबाउट इट। बट क्या यहां पे इस पूरे को मैं सिस्टम मानूं तो यहां से बाहर से कोई हीट का एक्सचेंज हुआ है, बिल्कुल सही बात है सर, हीट का एक्सचेंज हुआ है। और जैसे ही ये हीट का एक्सचेंज हुआ है इस प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया, नॉन एडियाबेटिक बोल दिया। अब आपके दिमाग में यह सवाल आएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना हीट एक्सचेंज किए आप तापमान को इंक्रीज कर दें, विदाउट द एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग। अगर तापमान में वेरिएशन आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेसेस कहते हैं। अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे काम करेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास मेरे ये दोनों हाथ हैं, मैंने इनको रब करना स्टार्ट किया, थोड़े समय बाद ये दोनों हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। जब ये दोनों गर्म हो जाएंगे तो क्या मैं कह सकता हूं, 100% मैं ये कह सकता हूं कि इनके गर्म होने पे क्या एक्सचेंज हुआ बाहर से हीट का, सर कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है हीट का, बट फिर भी तापमान इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये था कि जब ये पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो तापमान को बढ़ा देते हैं, और अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इनका कोलिजन होना बंद हो जाएगा, इनके अंदर फ्रिक्शन होना बंद हो जाएगा और तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप इसको एक पूरे प्रोसेस के रूप में समझें कि ये क्या हो रहा है। हो ये रहा है, मान लीजिए मेरे पास यहां पे कोई एक एयर पार्सल था, इस एयर पार्सल को मैंने ऐसे सरफेस के ऊपर रखा जो कि बहुत ही गर्म था। गर्म सरफेस के साथ आते ही, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इसी वीडियो में, कि जो पार्ट इसके संपर्क में है वो तो हीट एक्सचेंज कर लेगा, नो डाउट अबाउट दैट। वो हीट एक्सचेंज क्यों करेगा, सर कंडक्शन का प्रोसेस होगा, जो सरफेस के साथ एयर पार्सल का भाग रहेगा वो हवा गर्म हो जाएगी, नो डाउट। तो यहां पे जो इनिशियल बिगिनिंग है, जो बिगिनिंग है वो कैसी बिगिनिंग है, सर वहां पे हीट का एक्सचेंज हुआ है। अगर वहां पे हीट का एक्सचेंज हुआ है तो जैसे ही यहां पे हीट का एक्सचेंज हुआ वैसे ही मैं बोल सकता हूं सर ये प्रोसेस तो नॉन एडियाबेटिक इन नेचर है। बट जब इसने हीट का एक्सचेंज कर लिया, ये एयर पार्सल गर्म हुआ, जब ये एयर पार्सल गर्म होगा तो क्या ये एयर पार्सल राइज करेगा, बिल्कुल सही बात है सर, ये एयर पार्सल राइज करेगा। अब यहां पे एयर पार्सल जब राइज कर रहा है, जब एयर पार्सल राइज कर रहा है तो आप ये जानते हैं कि सराउंडिंग, जब एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो सराउंडिंग में जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी क्या होने लगेगी बेटा, कम होने लगेगी। जब सराउंडिंग में गैसेस की डेंसिटी कम है तो क्या एयर पार्सल को फैलने का, क्या एयर पार्सल को फैलने का मौका मिलेगा, जी हां, एयर पार्सल को फैलने का मौका मिलेगा, एयर पार्सल एक्सपेंड होगा। जब एयर पार्सल का एक्सपेंशन होगा तो क्या इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, जी हां सर, एक दूसरे से दूर जाएंगे। और जैसे ही ये दूर जाएंगे आपको देखने को मिलेगा, जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर हुआ ये एयर पार्सल का एक्सपेंशन होने लगा, और जैसे ही इसका एक्सपेंशन होने लगा इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और जैसे ही इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ वैसे ही आप समझने लगेंगे कि टेम्परेचर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, एडियाबेटिक कूलिंग के नाम से जानते हैं। और जब ये एयर पार्सल नीचे की ओर आएगा तब इसका जो तापमान है ये बढ़ने लगेगा, क्यों, क्योंकि ये गैसेस की डेंसिटी के कारण कंप्रेस होने लगेगा। जब इसकी एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा उस कंप्रेशन के कारण हीटिंग होगी, जिसे हम एडियाबेटिक हीटिंग के नाम से जानते हैं। तो अब यहां पे एक बात समझो, क्या सराउंडिंग के साथ कोई भी किसी भी तरीके का हीट एक्सचेंज हुआ, सर नहीं हुआ।
फिर भी क्या तापमान में परिवर्तन देखा गया? बिल्कुल सही बात है सर, तापमान में फिर भी परिवर्तन देखा गया। वो क्यों देखा गया? क्योंकि सर कूलिंग जब हुई है तब एक्सपेंशन हुआ है, और हीटिंग जब हुई है तब कंप्रेशन हुआ है। कंप्रेशन क्यों हुआ है सर? जब एयर नीचे आ रही थी तो सराउंडिंग की गैसेस की डेंसिटी ज्यादा थी, कंसंट्रेशन ज्यादा थी, तो वो उन्होंने बाहर से उनको प्रेशर लगाया। और जब ऊपर जा रही थी तब सराउंडिंग में जो गैसेस हैं वो बहुत ही रेयर थी, और इन कारण से उसका क्या हुआ? एक्सपेंशन हुआ। ये बात आपको यहां पे समझ में आई। इसका रोल कैसे है उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम क्लाउड्स तक पहुंचेंगे। जब आप इस एयर पार्सल को देखते हैं, मान लीजिए कोई एक एयर पार्सल है जो कि यहां पे इस सरफेस के साथ संपर्क में है। जैसे ही ये गर्म हुआ, पहले ये जो प्रोसेस था वो कौन सा प्रोसेस था सर? वो प्रोसेस नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस था। तो जो बिगिनिंग होती है वो हमेशा क्या है? नॉन एडियाबैटिक इन नेचर है। अब जैसे ही ये ऊपर उठा सर, इस एयर पार्सल का क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। जब इसका टेम्परेचर, एल्टीट्यूड इंक्रीज होने से इसका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है। जो ये टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है ये किस वजह से हुआ है सर? ये एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से हुआ है। ये एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से हुआ। जब एडियाबैटिक कूलिंग हुई तो क्या मैं कह सकता हूं, जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या हुई होगी? डिक्रीज हुई होगी। और जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी डिक्रीज हुई होगी तो क्या रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई होगी? बिल्कुल सही बात है सर। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जा रहा है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा इसके अंदर के जो वाटर वेपर कंटेंट है वो किस में बदलने लगेंगे? जो वाटर वेपर इसका होगा वो कंडेंस होने लगेगा, और उसके कंडेंसेशन के कारण क्या बनने लगेंगे बेटा? उसके कंडेंसेशन के कारण बनने लगेंगे क्लाउड्स। सो दिस इज द प्रोसेस, एग्जैक्ट प्रोसेस जिसकी वजह से बादलों का बनना शुरू होता है। सबसे पहले सरफेस गर्म है, सरफेस के गर्म होने के कारण उसके संपर्क में जो हवा आई उसने हीट एक्सचेंज की, वो गर्म हुई। नॉन एडियाबैटिक प्रोसेस। ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद अब ये सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज नहीं करेगी, अब ये एक्सपेंड होगी। जब इसका एक्सपेंशन होगा तो तापमान कम होगा। तापमान कम होने से हमें देखा रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैचुरेशन पे पहुंच जाएगी तो क्या पहुंच जाएगा? कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। जैसे ही कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा वैसे ही क्या बनने स्टार्ट होंगे? बादल बनने स्टार्ट होंगे, और इन्हीं को हम क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। सो क्लाउड्स आर नथिंग बट द रिजल्टेंट ऑफ द कंडेंसेशन प्रोसेस। और कंडेंसेशन क्यों हो रहा है? एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से। नाउ अगर हम क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स को भी डिफरेंट तरीके से देखा जाता है। डिफरेंट क्लाउड्स हैं, उनको क्लासिफाई किया जाता है। जब इनके क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है देयर आर सर्टेन क्लाउड्स व्हिच आर टर्म्ड एज हाई क्लाउड्स। कुछ ऐसे क्लाउड्स हैं जो कि मीडियम क्लाउड्स हैं, और कुछ ऐसे क्लाउड्स हैं जो कि लो क्लाउड्स हैं। तो जो क्लाउड की फैमिली है उस फैमिली को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग और उनकी शेप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। हाइट के अकॉर्डिंग जो सबसे हाई क्लाउड्स होते हैं उनको सिरस नाम दिया जाता है, और जो मीडियम लेवल पे क्लाउड्स होते हैं उनके नाम के आगे यू विल सी वन वर्ड दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑल्टो। एंड जो लो क्लाउड्स हैं उनके नाम के आगे हम जनरली स्ट्रेटो वर्ड देखते हैं। बट शेप के अकॉर्डिंग इनको हम क्यूमुलस और उसके साथ साथ स्ट्रेटस क्लाउड के नाम से जानते हैं। यहां पे हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि जब हम इन क्लाउड्स को देखते हैं तो स्ट्रेटस क्लाउड्स ऐसे हैं जो कि वर्ड आप देखेंगे स्ट्रेटा का मतलब लेयर्ड क्लाउड्स हैं। फिर आता है क्यूमुलस का मतलब है कॉटन वूल लाइक क्लाउड्स। जो स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होते हैं और क्यूमुलस क्लाउड्स हमेशा वर्टिकल देखे जाते हैं। तो आप देखें सबसे पहला जो क्लाउड है सिरस क्लाउड्स, जो कि सबसे हाई लेवल पे मिलने वाला क्लाउड है, जिसको आप फेदरी अपीयरेंस के साथ देख सकते हैं। और जितने हाई क्लाउड्स होते हैं, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हाई क्लाउड्स की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है कि वो रेनफॉल करें। लो क्लाउड्स जो होते हैं वो बहुत ही थिक क्लाउड्स होते हैं और उनकी पॉसिबिलिटी रेनफॉल करने की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। इसीलिए आप देखें यहां पे जो लो क्लाउड्स हैं ये बहुत ही थिक क्लाउड्स के रूप में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, और जो हाई क्लाउड्स हैं वो बहुत ही थिन क्लाउड्स के रूप में दिखाई देते हैं। सीरस क्लाउड के बाद वी हैव सीरोस्ट्रेटस क्लाउड। सीरोस्ट्रेटस क्लाउड का मतलब यह है कि ये लेयर्ड बाय लेयर्ड मैनर में बनने वाले हाई एल्टीट्यूड पर क्लाउड्स हैं।
देन सीरोक्यूमुलस, सीरोक्यूमुलस आपको ऐसा लग रहा है ना कि आसमान पे छोटे 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 धब्बे हैं, डॉटेड क्लाउड्स इनको कहा जाता है। फिर आ जाए हम ऑल्टो लेवल पे। एक चीज और मेंशन कर देता हूं यहां पे, जो हाई क्लाउड्स होते हैं उन हाई क्लाउड्स का कलर क्या होता है, व्हाइट, और जो मीडियम लेवल पे क्लाउड्स होते हैं वो ग्रेइश होते हैं, एंड जो लोअर लेवल पे क्लाउड्स आते हैं वो कंपैरेटिवली डार्क क्लाउड्स हो जाते हैं। इसीलिए जब अब बारिशें होती हैं तो आपको घना अंधेरा हो जाता है, वहां पे विजिबिलिटी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो लो क्लाउड्स हैं वो थिक क्लाउड्स हैं, और थिक क्लाउड्स कभी भी सनलाइट को आने नहीं देंगे। इस कारण से हमें घना अंधेरा नीचे दिखाई देता है। अब आ जाएं ऑल्टो क्यूमुलस और ऑल्टो स्ट्रेटस। मीडियम लेवल पे मीडियम लेवल पे थिन शीट लाइक क्लाउड्स जो होते हैं उन्हें हम ऑल्टो स्ट्रेटस कहते हैं, और मीडियम लेवल पे ही अगर डॉटेड क्लाउड्स और ये थोड़े से कॉटन वूल लाइक क्लाउड्स हमें दिखाई दें तो इसे हम ऑल्टो क्यूमुलस के नाम से जानते हैं। देन वी हैव स्ट्रेटस, निम्बस स्ट्रेटस। निम्बस वर्ड जब भी किसी भी क्लाउड के साथ आ जाएगा इसका मतलब यह होगा कि वो क्लाउड्स हमेशा रेन बियरिंग क्लाउड्स होंगे। यहां पे दो मेजर रेन बियरिंग क्लाउड्स हैं जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। वन इज द निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड एंड सेकंड वन इज द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। जो निम्बस स्ट्रेटस क्लाउड्स हैं ये जाने जाते हैं ऐसी रेनफॉल के लिए जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन रेनफॉल। और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का फॉर्मेशन तब होता है जब थंडर स्टॉर्म होते हैं। सो निम्बो स्ट्रेटस क्लाउड्स जो हैं वहां पे थंडर स्टॉर्म नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन जेंटल रेनफॉल देखी जाती है, जबकि क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के अंदर आपको रेनफॉल बहुत ही थंडर और लाइटनिंग के साथ दिखाई देगी। सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द क्लाउड्स, मूविंग ऑन टू द रेनफॉल। जब हम रेनफॉल देखते हैं तो रेनफॉल को हम दो तीन भागों में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं रेनफॉल के टाइप्स के अंदर आप देखें तो आपको पहली जो रेनफॉल का टाइप दिखाई देगा दैट इज द कन्वेक्शन रेनफॉल और कन्वेक्टिव रेनफॉल। जो कन्वेक्टिव रेनफॉल की बात थी मैंने अभी जो आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस समझाया, जहां पे ये सरफेस गर्म हुआ, हवा गर्म हुई, राइज होने के बाद एडियाबैटिक कूलिंग हुई, एडियाबैटिक कूलिंग की वजह से क्या हुए, बादल बने, और इन बादलों से जो बारिश हो गई, इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्टिव प्रोसेस कहते हैं। सेकंड इज द ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल के अंदर हम एक चीज जानते हैं कि मान लीजिए ये कोई एक ओरोग्राफिक बैरियर है। ओरोग्राफिक, ओरो मतलब माउंटेन, और कोई ऐसी हवा जो कि मॉइस्चर लेडन विंड है और वो आके इस पूरे के पूरे पहाड़ से टकराती है, तो टकराने के बाद दिस विल राइज। जब ये हवा राइज करेगी तो क्या इसका टेम्परेचर कम होगा? बिल्कुल सही बात है। जब टेम्परेचर कम होगा तो इसके अंदर की जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो भी कम होगी, बिल्कुल सही है। तो जो यहां का रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज करेगा, जी हां। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा तो क्या सर क्लाउड्स बनेंगे? बिल्कुल सही बात है सर, यहां पे क्लाउड्स बनेंगे और इस जगह पे रेनफॉल होने लगेगी। जो ये रेनफॉल है ये रेनफॉल इंडिकेट करेगी विंडवर्ड साइड को, रेनफॉल इंडिकेट करेगी विंडवर्ड साइड को। और जो इसके इस माउंटेन के पीछे का रीजन होगा, जो कि इसका बैक वाला रीजन होगा, वहां पे ड्राई हवाएं नीचे की ओर उतरेंगी और इसकी वजह से कोई रेनफॉल नहीं आएगी। इसीलिए इसे लीवर्ड साइड और रेन शेडो रीजन के नाम से जाना जाता है। आई होप ये आप लोगों को पहले से पता है। सो दिस वुड बी टर्म्ड एज एन ओरोग्राफिक रेनफॉल। थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल इज साइक्लोनिक रेनफॉल, जो मैं अभी आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन के रूप में समझाने की कोशिश करूंगा। चलें, अब आता है पहला एस्पेक्ट रेनफॉल के साथ राइजिंग ऑफ एयर, कन्वेक्शन, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक एंड फ्रंटल, इन दोनों रेनफॉल को हम डिस्कस करने वाले हैं। जब बात आती है साइक्लोनिक रेनफॉल की, तब साइक्लोनिक रेनफॉल के अंदर सबसे पहली चीज हमें यह ध्यान में रखनी है, ये दो तरीके से रेनफॉल करती है। अगर ये रेनफॉल ट्रॉपिकल एरिया में है तो हम इन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानते हैं, और अगर ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन यानी कि टेम्परेट रीजन में है तो इसे टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ टू 30 डिग्री साउथ आते हैं। ऑन द अदर हैंड ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा ओशियंस के ऊपर डेवलप होते हैं, और इनका एनर्जी सोर्स जो होता है वो लेटेंट हीट होता है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट कम्स टू द टेम्परेट साइक्लोन, ये लैंड और ओशियन दोनों पे आते हैं, और फ्रंटल डेवलपमेंट के कारण इनका फॉर्मेशन होता है। फ्रंट्स डेवलप होते हैं जिस कारण से इनका फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। जब मैं बात करता हूं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो आप देखें सबसे पहले क्या था, मान लीजिए ये एक ओशियन है।
ओशियन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हुई। पहली बात तो हम ये जानते हैं कि ओशियंस जो है वो ना जल्दी गर्म होते हैं ना जल्दी ठंडे होते हैं, वो बहुत सारी हीट अपने अंदर कंटेन करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, फिर जाके उनका तापमान बढ़ता है। बट जब एक बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब डेफिनेटली वहां पे लो प्रेशर का डेवलपमेंट होता है। अब मान लीजिए यहां पे लो प्रेशर का डेवलपमेंट हो गया और इस ओशनिक सी सरफेस टेम्परेचर अगर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो यहां पे लो प्रेशर का डेवलपमेंट हुआ। लो प्रेशर का डेवलपमेंट का मतलब है ये सराउंडिंग से हवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि सारी हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आने लगती हैं। जब ये हवाएं इस लो प्रेशर की ओर पहुंचेंगी तब इन हवाओं की राइजिंग होना स्टार्ट होगा। ये हवाएं क्या होंगी? राइज होंगी। जब ये हवाएं राइज होंगी तब क्या होगा उसको समझें। राइजिंग के दौरान मैं एक चीज आपको बता सकता हूं, बड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। राइजिंग के दौरान क्या होता है, मान लीजिए ये कोई एक रीजन है जहां पे लो प्रेशर का डेवलपमेंट हुआ, हवाएं यहां पे पहुंची, पहुंचने के बाद ये राइज की। अब जब राइजिंग हो रहा है तो ये जो राइजिंग है ये कौन सा प्रोसेस है सर? ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब इन हवाओं के पास क्या है? मॉइस्चर है, मॉइस्चर है, ठीक है सर। जैसे ये ऊपर उठेगी तो क्या इनके अंदर एक्सपेंशन होगा, कूलिंग होगा? बिल्कुल सही बात है सर, इनके अंदर एडियाबैटिक कूलिंग होगी। एडियाबैटिक कूलिंग के दौरान क्या टेम्परेचर कम होगा? बिल्कुल सही बात है सर, टेम्परेचर कम होगा। तो जो यहां का वाटर वेपर है, क्या वो वाटर वेपर अब कंडेंस होने लगेगा? बिल्कुल सही है सर, वो वाटर वेपर कंडेंस होने लगेगा। जब भी वेपर से आप लिक्विड में जाते हैं तब क्या आपको हीट ऐड करना पड़ता है या एक्सट्रैक्ट? सर आप हीट को बाहर निकालते तभी तो वेपर से वो लिक्विड बनता है। यानी कि जो इस एयर पार्सल के अंदर वाटर वेपर थे, जब वो कंडेंस होके लिक्विड में बदलेंगे तो वो क्या रिलीज करेंगे? वो एक हीट रिलीज करेंगे। वो हीट कौन सी होती है सर? उस हीट को गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट के नाम से जाना जाता है। बट आपने बोला सर ये प्रोसेस क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या ये लेटेंट हीट बाहर आ सकेगी? सर नहीं, ये लेटेंट हीट बाहर नहीं आ सकेगी। और अगर ये हीट इसी एयर पार्सल के अंदर ही रह गई, इसका मतलब क्या होगा? ये एयर पार्सल को और ऊपर उठाएगी, क्योंकि हीट की वजह से हल्का होगा और ऊपर उठेगा। जब ये और ऊपर उठेगा तो इसके अंदर जो भी वाटर वेपर था वो वापस क्या होगा? कंडेंस होगा। जब ये वाटर वेपर कंडेंस होगा तो इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो किस में जाने लगेगा? लिक्विड में जाने लगेगा। तो क्या रिलीज करेगा सर? हीट रिलीज करेगा। क्या बाहर जा पाएगी? नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी सर? प्रोसेस इज एडियाबैटिक। किसके अंदर रह गई? एयर पार्सल के अंदर। वो वापस कहां ले जाएगी? इसको ऊपर की ओर ले जाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि सर ये हीट जो है वो बाहर ना जाके कर क्या रही है, जहां कहां रही है फिर? तो इसका मतलब, इसका कारण ये है कि वट एवर हीट इज बीइंग लिबरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ लेटेंट हीट, दैट हीट इज यूटिलाइज्ड टू अपलिफ्ट द एयर पार्सल। वो हीट का यूटिलाइजेशन कहां हो रहा है? वो एनर्जी है, वो क्या कर रही है? उसको ऊपर की ओर लेके जा रही है। ये इसको और ऊपर की ओर उठा देगी। दिस इज समथिंग द आइडिया इज। अब एक बात समझो, जितनी ज्यादा हवाएं यहां पे आएंगी वो जितना ज्यादा मॉइस्चर पिक करेंगी, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतना ये राइज करेंगी, और जैसे ही राइज करेंगी उतनी ज्यादा ये लेटेंट हीट रिलीज करेंगी। जितनी ज्यादा लेटेंट हीट रिलीज करेंगी और ऊपर उठेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हवाएं यहां पे आती रही, इनको ऊपर एक बार तो उठा दिया गया, उसके बाद का जो प्रोसेस है वो अपने आप चलता रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो मेजर सोर्स बना वो कौन बना? लेटेंट हीट बना। और लेटेंट हीट ही लो प्रेशर को क्या करता रहेगा? और ज्यादा इंटेंसिफाई करता रहेगा, और यहां पे बहुत तेज हवाएं चलने लगेंगी। और जो ये हवाएं तेज चलने लगेंगी, ये जो ड्राइविंग फोर्स लेटेंट हीट बनता है, ये जो तेज हवाएं चल रही हैं, इन तेज हवाओं के कारण यहां पे जब लो प्रेशर तक ये पहुंचती हैं तो क्या ये रोटेट करेंगी या सीधा पहुंचेंगी? सर ये रोटेट करेंगी। क्यों सर? क्योंकि यहां पे कोरियोलिस फोर्स की भी अवेलेबिलिटी है, और इस वजह से साइक्लोन का डेवलपमेंट होगा। आपको जो ध्यान रखना है वो चीज ये है कि ये जो साइक्लोन्स हैं इनके अंदर विंड स्पीड 300 किलोमीटर से भी ज्यादा बढ़ती है। और क्या ये थंडर स्टॉर्म्स के साथ आएंगे? बिल्कुल सही बात है सर, थंडर स्टॉर्म्स होंगे, थंडर होगी, लाइटनिंग होगी। तो थंडर स्टॉर्म्स के साथ कौन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है? सर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा।
क्या सर ये जब आगे बढ़ेंगे तो समुद्र के पानी को अपने साथ लेकर जाएंगे? जी हाँ, जब ये समुद्र के पानी को अपने साथ लेकर जाएंगे तो क्या इस लैंड के ऊपर बहुत सारा स्टॉर्म सर्ज आ जाएगा, मतलब जो समुद्र का पानी है वो इनंडेट कर जाएगा इस कोस्टल एरिया के अंदर? जी हां। सो दिस इज अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन। बट ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्म होने के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस की आवश्यकता होती है। उन कंडीशंस को हम समझ लें तो हमारे लिए बेहतर होगा। प्रीलिम स्पेसिफिक अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आप इन पॉइंटर्स को याद रखेंगे, यू विल बी एबल टू स्कोर मार्क्स। फेवरेबल कंडीशंस की बात यह है कि सबसे पहले तो समुद्र का सरफेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समुद्र के सरफेस पे मॉइस्चर है और उस मॉइस्चर के कारण क्या अवेलेबिलिटी है? लेटेंट हीट की अवेलेबिलिटी है। पहला सवाल यह है, आपको यह हमेशा याद रहना चाहिए कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसका जो फोर्स है, जो उसका ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? ड्राइविंग फोर्स उसका लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट इज द ड्राइविंग फोर्स। देन सी सरफेस टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 25 से 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। फिर प्री एग्जिस्टिंग डिस्टर्बेंसेस, ऐसा नहीं है कि समुद्र के अंदर अचानक से एक दिन साइक्लोन का डेवलपमेंट हो गया, रदर ये डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है। उस समय के कारण क्या होगा? पहले 24 डिग्री टेम्परेचर हुआ, छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस वहां क्रिएट होते हैं, फिर जाकर वो बड़ा एक डिस्टर्बेंस बनता है। एंड देन लो वर्टिकल विंड शेयर। लो वर्टिकल विंड शेयर का मतलब यह है कि मान लीजिए यहां पे जो सरफेस पे जो हवा चल रही है उसकी वेलोसिटी है 300 किलोमीटर, और जो ऊपर अपर ट्रोपोस्फेयर में हवा चल रही है मान लीजिए उसकी वेलोसिटी है 320 किलोमीटर। तो ये जो वर्टिकल विंड शेयर है इसका मतलब यह है वर्टिकल लेवल पे जो हवाएं चल रही हैं इन दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है? यहां पे कितना है? 20 है। मान लो मैं कहता हूं ऊपर जो हवा चल रही है वो है 420 किलोमीटर प्रति घंटे पे और नीचे की जो हवा है वो है 300 किलोमीटर प्रति घंटे पे। तो विंड शेयर कितना आ गया सर? 120। अब अगर ये विंड शेयर बहुत ज्यादा होगा तो क्या ऊपर की हवाएं जो इतनी तेज चल रही हैं यहां पे इस लेवल पे क्लाउड को बनने देंगी, बादल बनने देंगी? मैं कहता हूं कभी भी ये बादल बनने नहीं देंगी। इसी वजह से जो ऊपर की हवा और नीचे की हवा है इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कंपैरेटिवली क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये है फेवरेबल कंडीशंस। ड्राइविंग फोर्स मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज और समझें, जब भी कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन बनता है तो उसके अंदर दो मेजर प्रोस्पेक्ट्स हमें ध्यान में रखने होते हैं। वन वी कॉल एज आई ऑफ द साइक्लोन एंड सेकंड इज द आई वॉल। आई और आई वॉल का मतलब यह है कि जब ये हवाएं यहां तक पहुंची और पहुंचने की कोशिश कर रही थी तो उससे पहले ही ये राइज कर गई, और ये जब राइज करके डाइवर्ज करेंगी तब सम अमाउंट ऑफ एयर विल सबसाइड बैक इनटू द लो प्रेशर रीजन। ये जो बीच का रीजन है इस रीजन के अंदर ऊपर से हवाएं नीचे की ओर गिर रही हैं, और इस कारण से भले ही ये लो प्रेशर जोन है, आई एक ऐसा रीजन होता है जहां पे सबसे काम कंडीशंस आपको दिखाई देती हैं, राइट? और आई वॉल ऐसा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है। आई रीजन के अंदर हवाओं का सब्सिडेंस भी है और आई रीजन का तापमान कंपैरेटिवली ज्यादा है सराउंडिंग से, बट स्टिल वहां पे कामनेस दिखाई हमें देती है। उसके साथ साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की ओर ट्रेवल करते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं और इनके डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नामों से ये जाने जाते हैं। जैसे टाइफून्स, इन्हें साउथ चाइना सी में कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन्हें विली विली के नाम से जाना जाता है, और यहां पे हरिकेन्स के नाम से इन्हें जाना जाता है, जो कि अटलांटिक ओशन, गल्फ ऑफ मैक्सिको का रीजन है। बट रिसेंटली ऐसा देखा जा रहा है कि अरेबियन सी के अंदर जो साइक्लोन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है क्योंकि क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। अब बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स कंपैरेटिवली पहले ज्यादा आते थे, उसका कारण यही था कि बे ऑफ बंगाल जो सराउंडिंग से लैंड से ढका हुआ है उसके कारण वहां पे तापमान कंपैरेटिवली ज्यादा रहता था। बट अब अरेबियन सी में क्लाइमेट चेंज के कारण तापमान में जो वृद्धि देखी गई है उस कारण से वहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं। नाउ वी हैव अंडरस्टूड द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बाद हमें अगला कॉन्सेप्ट जो समझना है जिसे हम बोलते हैं एयर मास।
एयर मास क्या होता है? एक बहुत बड़ा एयर का पार्सल, बहुत बड़ा एयर का पार्सल जो कि सरफेस से लेकर एकदम ऊपर अपर ट्रोपोस्फेयर तक एक्सटेंड करता है, सरफेस से लेकर अपर ट्रोपोस्फेयर तक एक्सटेंड करता है, 3 डायमेंशन होता है। बट इसकी खूबसूरती यह है कि हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस एयर पार्सल के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का वेरिएशन नहीं देखा जाता। मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल पे यहां पे किसी भी तरीके का कोई वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसे ही हम एयर पार्सल कहते हैं। वेरी लार्ज पार्सल ऑफ एयर 8 से 10 किलोमीटर का ये होता है, जिसमें लिटिल वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज एट हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल पे वेरिएशन आपको प्रॉपर्टीज में दिखाई नहीं देगा। होता यह है कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा एयर का पार्सल आके यहां पे इस सरफेस पे रुका, सरफेस पे रुकने के बाद ये एयर पार्सल इस सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर करेगा, एक्वायर करने के बाद ये यहां से मूव करेगा। ठीक है, जब इस पूरे एयर पार्सल ने इस सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक को एक्वायर किया तो ये सरफेस होमोजीनियस होना चाहिए। ऐसा नहीं है, इस सरफेस पे आधे भाग में ओशियन है, आधे भाग में कॉन्टिनेंट है। और अगर आधे भाग में ओशियन और आधे भाग में ओशियन और आधे भाग में कॉन्टिनेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रॉपर्टीज सेम नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो हिस्सा कॉन्टिनेंट के ऊपर है वहां मॉइस्चर कम होगा और जो हिस्सा ओशियन के ऊपर है वहां मॉइस्चर ज्यादा होगा। तो ये एक मेजर प्रॉपर्टी है जो एयर मास से रिलेटेड आपको समझ में आनी चाहिए। सो एयर मास को डेवलप होने के लिए सबसे पहले तो आप ये जानें कि बहुत बड़ा होमोजीनियस लैंड या ओशन, होमोजीनियस एरिया चाहिए। दूसरा, वो सरफेस बहुत ही वास्ट होना चाहिए, बहुत ही बड़ा होना चाहिए। थर्ड, वो सरफेस आइसोट्रोपिक हो, मतलब वहां की टोपोग्राफी सेम हो। ऐसा नहीं है कि सरफेस के बीच में कहीं पहाड़ है कहीं प्लेन है, तो पहाड़ और प्लेन आने के कारण क्या हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रॉपर्टी सेम रह पाएंगी? सर नहीं रह पाएंगी। फिर यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि वो एयर पार्सल 4, 5, 7 दिन रुक रहा है और वहां की प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रहा है, तो 7 दिन 8 दिन रुकने के लिए वहां पे उस जगह पे क्या कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए या अनस्टेबल? सिर्फ कंडीशन होनी चाहिए एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की। इसी वजह से जहां पे हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, जैसे कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, पोलार हाई प्रेशर बेल्ट, इन एरियाज में एयर मासेस का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर एयर मासेस के डेवलपमेंट को देखूं तो कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे एयर मासेस हमें दिखाई दे रहे हैं। ये वो एरियाज हैं जो कि वास्ट एरिया है कनाडा का, साइबेरिया का, जहां बहुत ठंड है। ठंड होने के कारण हाई प्रेशर का डेवलपमेंट है, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, वास्ट होमोजीनियस सरफेस है, आइसोट्रॉपिक सरफेस है, प्लेन एरिया है, कोई भी टोपोग्राफी की टेंशन नहीं है, लैंड ही लैंड मास है। तो यहां पे एक एयर मास का डेवलपमेंट हुआ। और कुछ एयर मास आपको यहां पे ओशियन के अंदर डेवलप होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। सो वास्ट एक्सट्रीम एरिया ऑफ यूएसए, कनाडा एंड साइबेरिया, यस। वास्ट पैसिफिक ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन, बिल्कुल सही बात है। और सहारा और अरेबिक डेजर्ट, जो सहारा डेजर्ट का इतना बड़ा एरिया है, अरेबियन डेजर्ट का इतना बड़ा एरिया है, इस एरिया के अंदर भी हाई प्रेशर का डेवलपमेंट है, इसलिए वहां पे भी आपको एयर मासेस का डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अब इन एयर मासेस का क्लासिफिकेशन किया जाता है वेदर दे आर वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास। जब हम वार्म एयर मास की बात कहते हैं तो ये कहते हैं कि जो एयर मास अपने अंडरलाइंग सरफेस, जिस सरफेस के ऊपर वो है, उससे, जिस सरफेस के ऊपर वो आके बैठा है उससे गर्म है, तो उसे हम वार्म एयर मास कहेंगे। और अगर कोई एयर मास अपने सरफेस से कंपैरेटिवली ठंडा है तो उसे हम कोल्ड एयर मास का नाम देंगे। मान लीजिए ये एयर मास का टेम्परेचर 35 डिग्री था, बट इसके सरफेस का टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो दिस एयर मास विल बी कंसीडर्ड एज एन वार्म एयर मास। मान लीजिए ये एयर मास 5 डिग्री सेल्सियस पे है और सरफेस 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो दिस एयर मास वुड बी टर्म्ड एज अ कोल्ड एयर मास। भले ही टेम्परेचर दोनों सरफेसेस का क्या है, सेम है, बट डिपेंड करेगा कि कौन सा एयर मास वहां पे आ रहा है, किस टेम्परेचर के कारण आ रहा है। तो यहां से हमें यह बात समझ में आ गई। बट अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये किस काम आते हैं? जब एयर मास का डेवलपमेंट हो जाता है तब ये हवाओं के प्रिवेलिंग विंड्स के संपर्क में आके चलने लगते हैं, वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज के संपर्क में आके चलने लगते हैं।
अब एक वार्म एयर मास चल रहा है, एक कोल्ड एयर मास चल रहा है, और दोनों जब आपस में टकराते हैं, तब जब दोनों का मिलन होता है, तब उस बाउंड्री को, उस स्यूडो बाउंड्री को, उस इमेजिनरी बाउंड्री को हम फ्रंट के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहां पे क्या है, ये एक वार्म एयर मास है, ये एक कोल्ड एयर मास है, दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। आप खुद समझें, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के पास का एयर मास होगा दैट वुड बी वार्म एयर मास, और ये किस के इन्फ्लुएंस में है सर? वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में। पोलार रीजन के अंदर एयर मास कोल्ड है, और ये किस रीजन, किस हवाओं के इन्फ्लुएंस में है सर? ईस्टर्ली विंड के इन्फ्लुएंस में है। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, तब किसका डेवलपमेंट होगा? फ्रंट्स का डेवलपमेंट होगा। ऐसे टोटल 4 फ्रंट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज द स्टेशनरी फ्रंट, सेकंड इज द वार्म फ्रंट, थर्ड इज द कोल्ड फ्रंट, एंड फाइनली वी हैव इज द ऑक्लूडेड फ्रंट। और इन्हीं फ्रंटल डेवलपमेंट के कारण जब बारिशें होती हैं, तब उन बारिशों को साइक्लोनिक रेनफॉल के रूप में देखा जाता है, जिसे हम टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जानते हैं। सो फ्रंट का ओरिजिन होना या फ्रोंटोजेनेसिस होना साइक्लोजेनेसिस को जन्म देता है। यानी कि फ्रोंटोजेनेसिस यानी कि जन्म होना फ्रंट्स का, साइक्लोजेनेसिस मींस जन्म होना साइक्लोन का। और ये कहां पे है? ट्रॉपिकल एरियाज में है या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरियाज में है? दीज आर फाउंड इन द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरियाज। इस वजह से आपको इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरियाज में होने के कारण टेम्परेट साइक्लोन या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जानेंगे। सबसे पहला फ्रंट जो आप देख रहे हैं दैट इज स्टेशनरी फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट का मतलब है वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं, बट दोनों में से कोई भी एयर मास किसी को भी पुश नहीं कर रहा। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और जब ये दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तब इनके बीच में जो फ्रंट बना है दैट फ्रंट विल बी टर्म्ड एज अ स्टेशनरी फ्रंट। जब ये स्टेशनरी फ्रंट बनेगा, तो वार्म एयर मास के अंदर जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो क्या करेगा? कंडेंस होने लगेगा, और थोड़ी बहुत क्लाउड्स के साथ कुछ लाइट रेनफॉल और जेंटल रेनफॉल हमें प्रोवाइड करेगा। ऑन दी अदर हैंड, अब आप ऐसे समझे, वार्म एयर मास जो है ये तो एक बाईसाइकिल की तरह काम कर रहा है, और कोल्ड एयर मास जो है ये एक ट्रक की तरह काम कर रहा है। अब आप मुझे खुद जवाब दें, साइकिल ट्रक से टकराए या ट्रक साइकिल से, उड़ना किसने है? साइकिल ने ही उड़ना है। जब वार्म एयर मास बहुत तेजी से कोल्ड एयर मास की ओर आ रहा है, जब वार्म एयर मास बहुत तेजी से कोल्ड एयर मास की ओर आ रहा है, तब कौन से फ्रंट का डेवलपमेंट होगा? वार्म फ्रंट का। जब कोल्ड एयर मास बहुत तेजी से वार्म एयर मास की ओर जा रहा है, तब कौन से फ्रंट का डेवलपमेंट होगा? कोल्ड फ्रंट का। बट इन दोनों सिनेरियो में कौन सी हवा राइज करेगी? सर हमेशा वार्म एयर मास ही राइज करेगा, क्योंकि वार्म एयर मास बाय वर्च्यू ऑफ लेस डेंसिटी बहुत ही हल्का है, और हल्का होने के कारण इसकी राइजिंग बहुत ही आसान देखी जाती है। तो सबसे पहला फ्रंट जो हम बात कर रहे हैं दैट इज वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट के अंदर वी विल हैव वन वार्म एयर मास एंड सेकेंड वी हैव द कोल्ड एयर मास। वार्म एयर मास इज अप्रोचिंग द कोल्ड एयर मास। जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास को अप्रोच कर रहा है, तब आप देख सकते हैं कि बहुत ही ग्रेजुअली, अब देखो साइकिल ट्रक से टकरा रही है तो इतना बड़ा झटका नहीं लगेगा, जितना ट्रक साइकिल को आके टक्कर मारे तब जाके लगेगा। तो साइकिल बहुत आराम आराम से कोल्ड एयर मास के ऊपर राइज करते हुए चल रही है, और जब ये राइज कर रही है तो जो ये स्लोपिंग बाउंड्री बनी, क्या इस स्लोपिंग बाउंड्री का वर्टिकल डेवलपमेंट ज्यादा होगा या हॉरिजॉन्टल लेवल पे डेवलपमेंट ज्यादा होगा? सर हॉरिजॉन्टल लेवल पे इसका डेवलपमेंट हमें ज्यादा दिखाई देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर बहुत ग्रेजुअल राइजिंग है, और अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे डेवलपमेंट होगा तो जहां वार्म और कोल्ड एयर मास आपस में संपर्क में आएंगे, क्या सर वहां क्लाउड्स बनेंगे? बिल्कुल सही बात है सर, वहां पे क्लाउड्स बनेंगे। बट वो क्लाउड्स क्या होंगे सर? स्ट्रेटस क्लाउड्स होंगे, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लेवल पे डेवलप होने वाले क्लाउड्स हैं, चाहे वो निम्बो स्ट्रेटस है, चाहे उसके बाद ऑल्टो स्ट्रेटस, देन वी हैव सीरो स्ट्रेटस। सो इस तरीके से क्लाउड्स का डेवलपमेंट यहां पे देखा जाता है। लोअर हाइट पे कौन से क्लाउड है सर? निम्बो स्ट्रेटस, उससे ऊपर सर ऑल्टो वर्ड आता है, ऑल्टो स्ट्रेटस, उससे ऊपर सर सीरो स्ट्रेटस, और फाइनली वी हैव सीरस क्लाउड्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। तो क्या वार्म फ्रंट जब बनेगा तब लाइट जेंटल रेनफॉल होगी? यस, लॉन्ग ड्यूरेशन जेंटल रेनफॉल होगी। बट अब देखिए, जब कोल्ड एयर मास मूव कर रहा है टुवर्ड्स द वार्म एयर मास,
कोल्ड एयर मास डेंस है, कोल्ड एयर मास हैवी है, वो कभी राइज करना नहीं चाहता, वो हमेशा नीचे से वार करना चाहता है, क्योंकि उसका जो मेजर मकसद है वो नीचे की ओर रहना है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेजर कोल्ड एयर मास अप्रोच कर रहा है, ये थोड़ा सा इस तरीके से मूव करेगा कि वार्म एयर मास को आके वर्टिकली उठा के फेंक देगा। जैसे एक ट्रक ने साइकिल को उठा के फेंका, वैसे ही एक कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास को उठा के ऊपर की ओर फेंकता है। इसकी मतलब ये हुआ कि यहां पे जिन क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, उन क्लाउड्स को आप किस नाम से जानते हैं? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के नाम से जानते हैं। सो दीज आर दी कोल्ड फ्रंट्स। फाइनली जब पूरा का पूरा वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास जब दोनों टकरा रहे हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वार्म एयर मास कंप्लीटली ऑक्लूड कर दिया जाएगा, कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया जाएगा सरफेस से। कंप्लीटली जब उसका सरफेस से रिप्लेसमेंट हो गया, तब उस जगह को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब यह है कि अब फ्रंट की डेथ हो गई है, अब फ्रंट्स एकदम खत्म हो चुके हैं। और जिस तरीके से हमने वार्म फ्रंट की शुरुआत की या स्टेशनरी फ्रंट की शुरुआत की, उस समय से कौन से साइक्लोन का डेवलपमेंट होना शुरू होता है? टेम्परेट साइक्लोन का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। और जब ऑक्लूडेड फ्रंट आता है, तो ऑक्लूडेड फ्रंट पे टेम्परेट साइक्लोन की डेथ हो जाती है। अब आप देखें, ये फ्रंट्स क्या हमेशा लैंड पे बनेंगे या हमेशा सी पे बनेंगे या कहीं पे भी बन सकते हैं? सर, ये फ्रंट्स कहीं पे भी बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेट साइक्लोन का डेवलपमेंट कहीं पे भी हो सकता है, लैंड पे या ओशियन पे। क्या इनका ड्राइविंग फोर्स फ्रंट डेवलपमेंट है या लेटेंट हीट है? सर, इनका ड्राइविंग फोर्स लेटेंट हीट है। अब इनका ड्राइविंग फोर्स फ्रंटल डेवलपमेंट है। अगर जब हम टेम्परेट साइक्लोन की बात करते हैं, तो क्या टेम्परेट साइक्लोन्स, जितने भी टेम्परेट साइक्लोन्स का डेवलपमेंट होता है, वो हमेशा इन्हीं फ्रंटल प्रोसेसेस के थ्रू होता है? जी हां सर, इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू होता है, जहां पे आपको इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्रंट्स को देखने को मिलेंगे। और क्या ये एयर मासेस बहुत बड़े एरिया में प्रभावित करते हैं? जी हां। क्यों? क्योंकि एयर मास का मतलब ही बहुत बड़ा एयर पार्सल है। तो आप देखें यहां पे जो हमने फ्रंट्स देखे हैं, जितने भी फ्रंट्स हमने देखे, वो सारे सेपरेटली देखे, बट वो सेपरेट तो नहीं होता है। 3 डायमेंशन मैनर में आप इनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये सब के सब एक साथ बन रहे हैं। शुरुआत में जब मान लीजिए यहां से पोलर ईस्टर्लीज के साथ एक एयर मास आ रहा है, दैट इज कोल्ड एयर मास, और यहां से वार्म एयर मास आ रहा है, जो कि कहां पे आ रहा है? जो कि आ रहा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से। ये वार्म एयर मास है, ये कोल्ड एयर मास है। जब तक इन दोनों ने एक दूसरे की टेरिटरी में एक दूसरे को इंट्रूड नहीं किया, तब तक ये कौन सा फ्रंट बना रहे होंगे बेटा? तब तक ये स्टेशनरी फ्रंट बना रहे होंगे। बट नाउ व्हेन दिस ऑन वन साइड वार्म एयर मास इज पुशिंग दी cold air mass, on the other hand cold air mass is pushing the warm air mass, तो यहां पे कौन सा फ्रंट बनेगा? जब वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास को पुश कर रहा है, तो वार्म फ्रंट बनेगा। और यहां पे अगर हम इस साइड से देखेंगे, तो कोल्ड एयर मास पुश कर रहा है किसको? वार्म एयर मास को। तो वहां पे कौन सा फ्रंट बनेगा? कोल्ड फ्रंट बनेगा। राइट। यहां से हमें समझ में आया कि ये फ्रंट कहीं पे भी डेवलप हो सकते हैं, लैंड या सी। ये फ्रंट पूरे साल भर कभी भी आ सकते हैं, बट हमने आपको पहले भी बताया है कि विंटर्स और पोलर रीजन के अंदर टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होता है। इस वजह से विंटर्स के अंदर ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर दिखाई देते हैं। इनकी शेप अगर आप देखें तो आपको इन्वर्टेड वी की एक शेप दिखाई देगी, जो कि टेम्परेट साइक्लोन की एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में देखा जाता है। क्या टेम्परेट साइक्लोन को हम फ्रंटल साइक्लोन कह सकते हैं? यस। क्या फ्रंटल साइक्लोन को हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कह सकते हैं? यस। और क्या यहां पे कुछ वेवी स्ट्रक्चर होता है? बिल्कुल सही बात है सर, इसे वेव साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये 35 डिग्री से 65 डिग्री तक डेवलप हो रहे हैं, तो क्या ये वेस्टर्लीज के संपर्क में है? जी हां। क्या इस रीजन के अंदर जेट स्ट्रीम्स भी ट्रेवल करती हैं? जी हां। और ये दोनों कौन सी हवाएं हैं? सर, ये दोनों वेस्टर्लीज विंड्स हैं। इस वजह से ये जो साइक्लोन्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट और टेम्परेट साइक्लोन मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। सो दिस इज हाउ वी आर डन विद द टेम्परेट साइक्लोन। वी आर डन विद द टेम्परेट साइक्लोन, जो कि टेम्परेट साइक्लोन की अगर हम बात करें, सो इनका जन्म होता है फ्रोंटोजेनेसिस से।
फ्रोंटोजेनेसिस के बाद आता है साइक्लोजेनेसिस। साइक्लोजेनेसिस, फ्रोंटोजेनेसिस का मतलब साइक्लोजेनेसिस, साइक्लोजेनेसिस का मतलब है जन्म होना साइक्लोन का। और जब ये इंपैक्ट देखेंगे तो बड़े एरिया में करेंगे। और क्या इनके साथ एसोसिएटेड वेदर कंडीशन में कोल्ड कंडीशंस होंगी? जी हां सर, कोल्ड फ्रंट, कोल्ड मास है। क्या इनके साथ जेंटल लॉन्ग ड्यूरेशन प्रेसिपिटेशन होगी? जी हां सर, निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स बनते हैं वार्म फ्रंट पे। टेम्परेचर इंक्रीज होगा? जी हां, वार्म एयर मास है। थंडरस्टॉर्म आएंगे? जी हां सर, उसमें कोल्ड फ्रंट का भी तो डेवलपमेंट हुआ है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं मल्टीपल वेदर कंडीशंस आर एसोसिएटेड विद टेम्परेट साइक्लोन। ये किसी भी सीजन में आ सकते हैं। इन्वर्टेड वी होता है और जेट स्ट्रीम के साथ इनका एक इनहेरेंट रिलेशनशिप देखा जाता है। सो दीज आर दी मेजर चंक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी। तो आई होप आप सबको जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने आज डिस्कस किए हैं वो सब समझ में आए होंगे। अगले सेशन के अंदर हम क्लाइमेटोलॉजी का जो एप्लीकेशन पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे, जहां हम क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम विद दिस इंफॉर्मेटिव लेक्चर। गुड बाय।